नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल अजय रैना साहब। उनका स्वागत कर लेते हैं। रैना जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद ओंकार जी। नमस्कार आपको, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, पड़ोस में बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, आपको नहीं लगता कि ये 1971 जैसे हालात में पहुंच चुका है? ये फिर से पाकिस्तान बनने की दशा को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि मेरे प्रोग्राम में आपने एक दो बार पहले भी कहा है कि अब ये बांग्लादेश नहीं, अगर पाकिस्तान ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी 16 दिसंबर को शेख हसीना ने एक संदेश जारी किया था, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश के निर्माण का ऐलान हुआ था। और उन्होंने भी ठीक यही बात कही है जो आपने प्रोग्राम में पहले कही थी कि 1971 में जिन ताकतों को पराजित करके अलग देश बनाया गया था, वो ताकतें अब फिर से नए जोर शोर अपने ताकत के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं और इनको परास्त करने की जरूरत है। तो जो सिचुएशन इस समय बांग्लादेश में अराइज होती हुई दिखाई दे रही है, हमें अपना वीजा सेंटर अगर बंद करना पड़ा हो उन्मादी भीड़ की वजह से, तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। और जिस तरीके से भारत के खिलाफ वहाँ सेंटीमेंट है और जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं उनको लगभग धकिया करके अलग थलग कर दिया गया है और एक नई कोई स्टूडेंट की पार्टी बना करके वहां पर चुनाव कराए जाने की कोशिश हो रही है। ओंकार जी, इंग्लिश में एक वर्ड है मड्डल, जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कीचड़ जिसके अंदर कोई समझ ना आए, गंद पड़ गया हो, गंद और कीचड़ मिक्स। वो हाल है बांग्लादेश का। आपने सही कहा, ये तो ईस्ट पाकिस्तान है ये। लेकिन कहते हैं ना कि एक आइडिया का एक टाइम होता है। पाकिस्तान का एक आइडिया था जो 70-80 साल चल गया। इन बेचारों का लगता है आइडिया 51-52 ईयर्स में पैकअप होने वाला है। क्योंकि जब ये आया यूनुस, और मैं आपको सच बोलने में ये है कि गलती हमारी क्या हुई कि हमने एक ही घोड़े पे दाव लगा के रखा था, शेख हसीना बनता था। उसकी फैमिली को हमने रेस्क्यू किया, उसकी फैमिली पूरी मार दी गई, फिर उसने हमारे साथ बिहेव किया, उसने जिहादियों को टांगा, ठीक था। लेकिन हम ओवरलुक करते रहे, बिकॉज हम भी किसी की इंटरफेयर करते नहीं। तो हम ओवरलुक करते रहे कि जब वो करप्शन में इन्वॉल्व हो गई, हिंदुओं पे अटैक इसके नीचे भी हुए, इसके फादर जब 47 के बाद उसने भी बड़ा कुछ किया, वो तो डायरेक्ट एक्शन डे में इन्वॉल्व थे। पर चलो एक नेशनल लेवल पे आप बोलते हो कि ठीक है चल रहा है। और जैसे मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि 71 के बाद हमने RNW था जिसने 71 की सेटिंग की थी। आर्मी ने उसको उस प्लान को एग्जीक्यूट किया था। उसको उस प्लान को तैयार करना, धरती को तैयार करने का काम रॉ ने किया था। उसको हमने 71 के बाद वहां से निकाल लिया, ऐसे को जगह दी, तो ये होना ही था। चलो हो गया। यूनुस मियाँ जी आए और यूनुस मियाँ जी ने कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। हुआ कुछ नहीं। और इसने, जैसे आपने कहा कि जो मेन पार्टी जिनको ये साइडलाइन कर रहे हैं, इनके नेताओं को पुलों से टांगा, क्रेनों से टांगा, वो सब हमने देखा। लेकिन जब एक देश के अंदर 60 से 70% लोग, कुछ लोग कहते हैं 80% लोग अवामी लीग के लॉयल हों, तो आप एक्चुअली उनको दबा तो सकते हो, साइडलाइन भी कर सकते हो। सेम जो पाकिस्तान में हो रहा है, पीटीआई पाकिस्तान, और इसमें फ़र्क क्या है कि पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान है, एक सिंध है, केपीके है, और अलग-अलग किस्म के लोगों को बना के बना हुआ है। यहाँ तो होमोजीनियस है, एक ही तरह के लोग हैं सारे। और वहाँ पे जो मेजर पार्टी है, जैसे आपने पीटीआई की पार्टी को साइड पे किया, इमरान को अंदर किया और बैठ का उसका सिंबल हटा दिया, तो आप ये स्टंट भी कर सकते हो यहाँ पे। तो जो फरवरी के इलेक्शन है, अगर वो स्टंट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इनको ये बोलेंगे यार हम तो ऐसे ही करते हैं, तुम भी करो। क्योंकि अगर इलेक्शन में यूनुस जीत नहीं सकता, ये कंफर्म है। जो एनसीपी पार्टी जो आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स की, वो इसलिए बनी है कि वही स्टूडेंट्स जो यूनुस को लेके आए, उनको क्लियर दिख रहा है कि यूनुस ने पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म, हमारे साथ जो बिजली मिलती थी इनको, जो और पानी पानी तक हम उनको देते रहे हैं, मालदीव्स को नहीं, हम इनको भी पानी देते रहे हैं। और फिर इनका जो ट्रेड नेपाल में होता था हमारे थ्रू, वो बंद हो गया क्योंकि हमसे पंगे लेता रहा ये। तो बांग्लादेश का ऊपर से हमने उठा उठा के यहाँ से ट्रक भर भर के बांग्लादेशी वापस डंप करने शुरू कर दिए बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश के अंदर की समस्याएं मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई। जो लोग भारत में घुसपैठिए तो थे,
पर पैसे कमा के अपने घर भेजते थे पीछे। एक इकोनॉमी को, कुछ भी कह लीजिए, बाहर से पैसा आपकी इकोनॉमी में आता है तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। वो सब खत्म हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको दर्शकों को बता दूं, ये हमारा निर्णय था कि हम बांग्लादेश को टेक्सटाइल में आगे जाने देंगे। ऐसा नहीं था कि हमारे में कैपेबिलिटी नहीं थी। जानबूझ के हमारी टेक्सटाइल सेक्टर को स्लो किया गया कि बांग्लादेश ऊपर उठे। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी शेख हसीना के साथ। अदरवाइज बांग्लादेश में कौन सी चीज़ है जो भारत में नहीं होती। और बांग्लादेश जो टेक्सटाइल कर रहा था, उसका रॉ प्रोडक्ट जो थे वो मैक्सिमम चाइना से आता था, बाकी हमारे से लेते थे वो। तो वो जो हमने उनको कृपा की, उनको वो तो भूल गए। तो कहने का मतलब ये है कि अब यूनुस को क्या दिखता है कि जो बंदे उसको लेके आए वही उससे अलग हो गए और एनसीपी बन गई। अवामी लीग को अगर इस साइड लाइन करेगा और पाकिस्तान की गेम खेलेगा, बीएनपी, और अभी देखिए बीएनपी एंटी इंडिया थी और आज बीएनपी वाले भी हम खुसर खुसर हमारे फेवर में करना शुरू हो गए। बिकॉज अगर अवामी लीग अगर जैसे आपने कहा दबा दी जाएगी, तो बीएनपी तो स्टूडेंट के साथ खड़ी थी, उसको ये दबाएंगे नहीं। तो बीएनपी हो सकता है अवामी लीग वाले उठ के बीएनपी में इलेक्शन लड़ना शुरू कर दें। तो किसी भी हालत में यूनुस का फ्यूचर खराब है। तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो भारत को तंग करे, हम मिलिटरली उसके कुछ करें और इलेक्शन हो ही ना। उसके पास यही ऑप्शन है। तो ये बदतमीजियां जो की जा रही हैं बांग्लादेश में, ये हमें प्रोवोक किया जा रहा है। और मैं देशवासियों को कहता हूं कि प्लीज आप संयम रखें। आप बांग्लादेशी जो गली के छुंडे मुंडे जो बयानबाजी कर रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, कल आपने पता नहीं ट्विटर पे आप हैं कि नहीं, मैंने वो एक हड्डी को जब गोली लगी तो मैंने कुछ ट्वीट किया उसके बारे में। उसके अगले दिन वो नया बंदा खड़ा हो गया, वो ऐसे हाथ हिला हिला के, बड़ी वायलेंट सा उसका वीडियो आया। सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे। हाँ, तो मैंने बोला इसको, मैंने 3 वर्ड का ट्वीट किया कि गले पे मारेंगे और थोड़ा मिस भी होगा तो सिर में लगेगी, इसका नंबर अलग, बस 3 लाइन लिखी मैंने। उसके बाद एक पोलैंड का सीआईए का एजेंट, जो बांग्लादेश में पीछे एक उसका स्कैंडल भी हुआ था होमोसेक्सुअलिटी का, बेशर्म आदमी है, उसने वो ट्वीट मेरी रीट उसको फोटो खींच के और कंप्लेन की ट्विटर को कि भारतीय फौज का एक रिटायर्ड कर्नल लीडर को मारना चाहता है और कह रहा है कि पहला हमने मरवाया। ऐसे हाँ, हमने मरवाया। फिर और आगे छुछुंदर, पर फिर हमारे भी जवान कम थोड़ी हैं, हमारी जैन सी, इन्होंने उनके ऐसी बत्ती बंद की ना उन सबकी। फिर वो रोने लगा कि मैंने एक उसको चैलेंज किया था, पूरा देश मेरे को मारने की धमकियां दे रहा था। उन्होंने बोला तू साइड पे रह, बीच में मत पड़। तो हम इनको निपट लेंगे। जो लोग ट्विटर पे नहीं है, जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, आप फिक्र मत करें। जो बयानबाजी आप सुन रहे हैं, गली की बयानबाजी है। गली की फिर बयानबाजी पे गवर्नमेंट इंडिया रिएक्ट नहीं करेगी। हम वो लाल टोपी वाले को लाहौर में बैठ के जो बकवास करता है हम करते हैं, नहीं करते ना। सरकार थोड़ी रिएक्ट करेगी कुत्तों के ऊपर, वो हम करेंगे उनके साथ। तो आप हो, हम हैं, बात कर रहे हैं उनके बारे में, ये हमारा काम है। सरकार ने जो करना, हाँ, 2 जगह जो मुझे थोड़ी सी सरकार से उम्मीद है। एक, जो इन्होंने हमारी बोट को मारा, इनके नेवी के जहाज ने आके हमारे बोट को बे ऑफ बंगाल में मारा, जिसमें 16 की 17 जवान नाविक हमारे सवार थे, मछुआरे। उसमें से 5 मिसिंग है, आई थिंक वो अभी है नहीं, 11 ही रेस्क्यू हुए। वो बदतमीजी की। और दूसरी जो आप कर रहे हो, कल जो दूतावास पे हुआ, दूतावास मतलब आपने हमारे ऊपर आक्रमण किया। दूतावास हमारा होता है, वो हमारी टेरिटरी है बांग्लादेश के अंदर। इनके ऊपर हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि भारतीय सरकार एक बयान देगी। मैं बयान से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, और मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि हम लड़ाई करें। हम लड़ाई करेंगे तो चाहते हैं कि हम लड़ाई करें। कहते हैं ना कि नेवर फाइट विद अ पिग। आप एक सूअर के साथ अगर दंगल करने लगो तो आपको अपनी ना कीचड़ में गंदे करेगा वो। तो जो इसका इलाज होना ना, मेरा भी असेसमेंट ये है कि फरवरी के इलेक्शन तक हम इनको कुछ नहीं करेंगे। ये गंद बकते रहेंगे, हमारे ऐसे लोग उनको चेपते रहेंगे, सरकार आराम से बीच में स्टेटमेंट स्पून देके काम चलाती रहेगी। हम उनके ट्रैप में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर इन्होंने कोई बड़ी बदतमीजी कर दी, ये 5 मछुआरों का मरना तो है, वो भी बदतमीजी है, इसका बदला सरकार लेगी। और ये रही बात दूतावास पे, पहले तो बड़ा शोर मचा, बैरियर तोड़ते हुए लोग नजर आए। बाद में फॉरेन मीडिया की अब कवरेज देखिए, 220 से 230 लोग थे वो टोटल। लेकिन बांग्लादेश मीडिया ने, सोशल मीडिया ने उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया कि पूरा पूरा ढाका उठ के आ गया है। तो ये 200-250 बंदे, तो आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे वो उस दिन एजिटेशन हुआ था, अक्षय का बड़ा नाम फेमस हुआ, अक्षय को पुलिस पकड़ के ले गई, अक्षय का ये दबा दिया। तो 200-250 बंदे तो आप बांग्लादेश जैसी इतनी डेंस पॉपुलेशन है, कहीं से इकट्ठे कर लो। तो हालात खराब है। वो पाकिस्तान के मॉडल की तरह अपने
खराब हालात का टाइम पे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार मेरी असेसमेंट में बिल्कुल मैच्योर बिहेव कर रही है। हम उस जाल में नहीं फँसना चाहते। तो देशवासियों से अपील है कि जब आपको सोशल मीडिया पे कोई बांग्लादेशी भौंकता हुआ नज़र आता है, भारत के खिलाफ, सेवन सिस्टर्स के खिलाफ, तो आप उसको अच्छी तरह से बचाइए। हम अपना काम करते हैं, सरकार अपना काम करेगी। बट बांग्लादेश का आई थिंक टाइम पूरा हो चुका है, जैसे पाकिस्तान का टाइम पूरा हो चुका है। बांग्लादेश में भी साल के बाद, इस साल के अंदर-अंदर ही आपको नक्शा बदलता हुआ नज़र आएगा। जी। बिल्कुल सही है। और ये आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस फिर बुलाया गया है, तीसरी बार या चौथी बार, और इस बार बुलाने का मकसद क्या है, अजय जी? आपको क्या लगा था ओमकार जी कि जिस दिन ट्रंप ने इसको लंच पे बुलाया था, प्रधानमंत्री को साइड पे छोड़ के, एक हारे हुए फील्ड मार्शल को, तो इन सबको लगा कि वाह वाह भाई, भारत ने हमारे परमाणु उस पे अटैक किया, इनका F-16 टूटे, तो एकदम से ट्रंप, वो तो रीजन था ही था। हमने रशिया से तेल खरीदा, वो रीजन था ही था। वो तो रशिया से बड़ी दुनिया तेल खरीदती है। सुपर पावर है ओमकार जी, अमेरिका। उसको कठपुतलियां बनाना आता है। उन्होंने इसको, जैसे आप कह रहे हो, तीसरी विजिट, चौथी विजिट, ऐसा चने के झाड़ पे चढ़ाया, और चने पे झाड़ के झाड़ पे चढ़ने के लिए खुद तैयार था, बिकॉज इसने बहुत पैसा खर्चा पाकिस्तान ने लॉबिंग करके ट्रंप के करीब जाने के लिए। तो जिस दिन ट्रंप इसको खाना खिला रहा था, ट्रंप को उस दिन पता था कि मैं आज के 3 या 4 महीने के बाद गाजा का जो गंद है उसमें पाकिस्तानियों को काम करवाऊंगा। ये होती है एक सुपर पावर की सोच और एक टुच्चे से देश की सोच में फ़र्क। इसको लगा कि मुझे व्हाइट हाउस में खाना खिलाया, मैं तो हो गया, उसके बाद एक बक्सा लेके पहुंच गया नचनिया की तरह। कुछ नहीं था, उनको बड़ा क्लियर था। ज्यूज अमेरिका को चलाते हैं। इसराइल की आर्मी थक चुकी है इस टाइम। छोटा सा देश है, आप लगातार, और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो सैचिन तो खैर अलग लेवल पे हो गया, हिमालय में लड़ने वाला से भी टफ होती है। किसी फौजी को पूछो, मेरे को पूछो, भाई लड़ने की ऑप्शन है कि तू हिमालय में जाके लड़ेगा कि लाहौर की सिटी के अंदर लड़ोगे? मैं बोला मैं हिमालय में ठीक हूँ यार। क्लियर है ना कि सामने है तो गोली मारनी है। एक शहर के अंदर, बिल्ट अप एरिया के अंदर लड़ना बहुत सबसे टफ ऑपरेशन माना जाता है। और जब नीचे टनल्स बनी हो, जमीन के नीचे टनल्स हैं, ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, किसकी गली के नुक्कड़ पे कौन स्नाइपर बैठा है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और आप जो जितना मर्जी आप इल्जाम लगाइए, इसराइलीज जानबूझ के बच्चों को नहीं मारते, लेडीज को नहीं मारते, तो वो ध्यान भी रखना पड़ता है कि गलत बंदा ना मर जाए। तो वो फटीग्ड हैं इस टाइम, थक चुके हैं। इनको चाहिए था, ट्रंप को चाहिए था कि मैं नोबेल प्राइज के लिए एक संधि कराऊं। ये अंडरस्टूड था कि जैसे एलटीटी के साथ संधि हुई थी कि एक बाहर से फौज लानी पड़ेगी जो इनको डिसआर्म करेगी, हमास को, और हमास वालों को फिर सेटल किया जाएगा अमेरिका में, टॉप लीडरशिप को, और बाकियों को आगे पीछे बांटेंगे। तो पहला ऑप्शन था गल्फ कंट्रीज के लिए। गल्फ कंट्री में किसी के पास फौज नहीं है, और जिनके पास फौज है, मतलब किसी के पास इतनी फौज नहीं है कि वो गाजा में भेजे, और जिनके पास, सऊदीज के पास फौज है, जॉर्डन के पास फौज है, उसमें सारे सोल्जर, ज्यादातर जो सोल्जर है वो पाकिस्तानी है। सऊदी अरेबिया की आर्मी, फुट सोल्जर जो नीचे वाले हैं, वो सारे पाकिस्तानी हैं। तो इनको पहले ही पता था ट्रंप को कि अब एक ऐसा बलि का बकरा चाहिए जो अपने बंदों का सौदा करेगा, ब्लड का, मरवाने तैयार है। बिकॉज आपको क्या लगता है हमास ऐसे हथियार पकड़ा देगा? हमें भी लगा था ना एपीकेएफ के टाइम पे कि एलटीटी तो हमने खुद बनाई है। यहाँ तो हमास ईरान ने बनाई है, एलटीटी हमने खुद बनाई। और जब हमने उनको बोला, उन्होंने संधि साइन की कि हम हथियार देंगे, पुराने हथियार सारे पकड़ा दिए। जैसे हम लोगों ने चाबी घुमाई तो हमसे लड़ाई शुरू हो गई, और हमारे कितने अफसर और जवान श्रीलंका में मारे गए बिना मतलब के। यहाँ क्या सीन है कि वहां एलटीटी हमारा एक कॉन्टैक्ट था अपना, प्रभाकरन के साथ भी था। यहाँ तो ईरान का बनाया हुआ नमूना आपके सामने बैठा हुआ है। ईरान के पीछे चाइना और रशिया बैठे हैं। आपने चाइना और रशिया को सीरिया में तंग किया, आप उनको वेनेजुएला में तंग कर रहे हो, तो आपको लगता है वो हमास में आपको आराम से हथियार पकड़ा देंगे? और दूसरा ये है कि अभी पाकिस्तान का अगर आप मीडिया फॉलो करो तो वहां ये चूरन बेचा जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब ये बताने जा रहे हैं, आसिम मुनीर साहब, कि ट्रंप जी, अगर आप चाहते हो कि हम शांति के लिए जाएं तो हम जाएंगे, अगर आप हमें बोलते हो कि हमास के हथियार ले लो तो वो हम नहीं लेंगे। तो ओमकार जी, गाजा में अगर आप शांति बहाल करना चाहते हो
और हमास के पास हथियार हैं, तो कौन सी शांति? तो ये अंडरस्टूड है कि अगर शांति बहाल करे, वो चूरों ने आके बेचेगा अपने देश में, क्योंकि यहाँ पे लबैक वाले खड़े हो गए हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो अभी मुनीर की सिचुएशन ये हो गई है कि वो लंच खा के तो बड़ा खुश हुआ था, डील करके, क्रिप्टो की डील करके खुश हुए, पैसे भी मिले। अब वो ट्रंप को मना करता है आज की डेट में जाके कि मैं नहीं बेचता, क्योंकि मेरे घर के अंदर नवाज शरीफ ने मना किया था। पहले भी प्रपोजल चला था नवाज शरीफ के टाइम पे, उसने कहा नहीं, मैंने अपने घर के अंदर आग लगानी है। और उस टाइम पाकिस्तान के अंदर वो आग नहीं लगी हुई थी जो आज लगी हुई है, जो बलूचिस्तान में लगी है, केपीके में लगी है, आज़ाद कश्मीर जो उनको कहते हैं पीओजे के, वहां पे एक सेना खड़ी हो रही है, एक्स फौजी से इकट्ठे होकर बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं। और उनका वीडियो आया, तो आपने शायद देखा होगा, कहा कि भाई 71 में पाकिस्तानी फौज जो थी भारत के आगे घुटने टेक के भागी थी, और अभी जब भारत आने वाला है, उनको पता है ऑपरेशन सिंदूर आएगा दोबारा उनको, तो ये फिर भाग जाएंगे। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद फौज, वो कहता मैं कारगिल का लड़ाका हूं, मैं कारगिल में था, और हमें बड़ी बेइज्जती महसूस हुई थी कि तीसरे देश अमेरिका के कहने पे हमें वापस बुला लिया गया, हम तो भारत के अंदर एंटर कर चुके थे कारगिल में। तो वो कहता कि मैंने इस फौज को घुटने टेकते हुए देखा है 71 में भारत के आगे, कारगिल के अमेरिका के आगे। इस बार हम अपनी फौज खड़े कर रहे हैं हर 10 डिस्ट्रिक्ट में, और अगर हमें रोका जाएगा पाकिस्तान आर्मी के द्वारा तो हम उनको भी चेप देंगे। तो आप पीओजे के आपके काबू में नहीं, बलूचिस्तान आपके काबू में नहीं, केपी के आपके काबू में नहीं, और पंजाब में इमरान खान आज भी मोस्ट पॉपुलर लीडर है नवाज शरीफ के होते हुए भी। तो ऐसे हालत में वो नवाज शरीफ तब मना कर गया था। आज अगर ये मना करता है तो आप ये मानिए कि ट्रंप, अमेरिका जो है वो मुनीर को सर्वाइव नहीं करने देगा। अगर हाँ करता है तो देश के अंदर आग लग जाएगी। और उसका लीवर आप देख रहे हो, अभी अमेरिका का लेवर क्या है पाकिस्तान के अंदर। इसको मीटिंग में बुलाया, उधर बोल रहे हैं कि हम इमरान खान के बेटे आ रहे हैं पाकिस्तान बाप को मिलने। अगर इसने मना किया तो आप अपनी आंखों से देखना, इमरान खान जेल से बाहर आएगा, और वो आके जा तो इसको टांगेगा, ये जो अमेंडमेंट की है इसको रिवर्स करेगा, जैसे कि क्रैश व्रैश में मार दिया जाएगा। ये क्रैश पे मारने की बात भी आई थिंक आपके चैनल कहीं पे मैंने 6-7 महीने पहले की थी, कि जिस दिन अमेरिका के काम का ना बचा आसिम मुनीर, उस दिन आसिम मुनीर का अंत है। जहाँ अगर अमेरिका हमारे साथ दोस्ती बढ़ाएगा तो आसिम मुनीर को इनको निकालना पड़ेगा इक्वेशन से, और उसमें अमेरिकन को 2 मिनट लगते हैं। उन्होंने अपना एम्बेसडर मरवा दिया था जनरल जिया को मारने के चक्कर में, अपना एम्बेसडर बलि चढ़ाई थी अमेरिका ने जब जिया को मारा था। तो ये सिचुएशन है, हाँ करेगा तो देश में आग, ना करेगा तो सर्वाइवल मुश्किल है। इमरान खान बाहर आ सकता है, और ना करने की मुझे लगता नहीं इसकी औकात है। ये हाँ करके आएगा और देश में ये बोलेगा कि हम लड़ने नहीं जा रहे, हम सिर्फ शांति के लिए जा रहे हैं। और फिर जब वहां से बॉडी बैग वापस तो नहीं आने हैं, वहीं दफना देने हैं, तो क्या कहाँ खर्चा करेगा, तब देखेंगे क्या मजा आता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बुरी तरह फंसे हैं। दर्शकों से निवेदन है कि अजय रैना जी और आदि अचिंत ने मिलकर के एक चैनल शुरू किया है और उसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं उस पर। ये उसका चैनल का एक वीडियो है, 2-3 वीडियो हैं ये। त्रिनेत्र के नाम से ये चैनल है जो अभी शुरू हुआ है, और बहुत जल्दी इसको अच्छी खासी कामयाबी मिल रही है, प्यार मिल रहा है दर्शकों का। तो त्रिनेत्र को आप सब सहयोग भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो आगे जी, बढ़ते हैं अजय जी। धन्यवाद ओंकार जी। अजय जी, ये वेनेजुएला को होल्ड पे क्यों रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने? पहले तो कह रहे थे कि हम किसी भी तरह के युद्ध को स्वीकार नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं, अपनी सेनाओं को भी कहीं नहीं लगाएंगे। फिर दावे किए कि मैंने 8 जगह जो है युद्ध रुकवाए हैं, शांति का नोबेल लेने के लिए हर तीसरे दिन एक युद्ध रुकवाने का दावा करते थे। अब ये वेनेजुएला पर क्या है? कुल मिलाकर के प्रोपेगेंडा है, एक उसको प्रेशर में लेने की कोशिश है तो किस लिए है? मकसद क्या है इस पूरी टेंशन का? मुड्रो जो है वो, उसकी आंख में वैसे खटकता है जैसे
आज मोदी साहब उसकी आँख में खटकते हैं, क्योंकि इन्होंने अमेरिका ने जो आप इनकी जो बेसिक थॉट क्या है कि अमेरिका हमारा है। आपको याद होगा ट्रंप ने मोदी जी को बोला था वो बांग्लादेश आप देख लेना यार, वो प्राइम मिनिस्टर साहब देखेंगे, आई मीन हमारा काम उनका नेबरहुड है। तो ये अमेरिकन हमेशा सोचते हैं कि जो लैटिन अमेरिका है जिसमें वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, ये हमारा है। ब्राज़ील ने आँखें दिखा दी, वो ब्रिक्स का मेंबर है, वो बात मानता नहीं। तो इनको दूसरा शिकार मिला वेनेजुएला से। कहते क्या है कि ये अच्छा वेनेजुएला में प्रॉब्लम क्या है? तेल बहुत ज़्यादा है और तेल पे अमेरिका की तो पुरानी आदत है चोरी करने की। उन्होंने सीरिया में चोरी किया, इराक में चोरी किया, अभी भी कुर्द में से टर्की के साथ अमेरिकन लड़ रहे हैं, सीरियन आर्मी सीरिया को असाद को भगाया और वहाँ काबू कर लिया। टर्की लड़ रहा है कुर्द के साथ और कुर्दों के साथ 1000 अमेरिकन मिलके टर्की के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे बैठे हुए हैं नॉर्दर्न सीरिया में, वहाँ पे तेल जो है वो अमेरिका निकाल रहा है। सेम चीज़ सीरिया के साउथ है, जब असाद का रिजीम था तो अमेरिका अंदर घुसा हुआ था बिना परमिशन के तेल निकालता, तो वेनेजुएला में तेल है। अब आपने वो गेम देखी कि उनके अपोजिशन लीडर को इन्होंने वो नोबेल प्राइज़ वगैरह दे दिया, सब ड्रामा किया। तो ये चाहता है कि वहाँ रिजीम चेंज हो, वो मानता नहीं। तो इसने पहले जैसे आपने कहा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, अब इसने कहा मैं फ़ौज भेज रहा हूँ, इससे बड़ी डिप्लॉयमेंट आज तक किसी ने देखी नहीं अमेरिका की। और आज उसने अनाउंस किया कि मैं हर अमेरिकन सोल्जर को पता नहीं 1200 की $1600 दे रहा हूँ। अपनी मशीनें हैं, छापो, कौन पूछने वाला है इनको, डॉलर छाप दो। सही है। और वेनेजुएला ने क्या किया आज? पहले इन्होंने उनकी जहाज़ पकड़ लिया उस दिन। आज वेनेजुएला ने इसने क्लेम किया था कि मैंने पूरा कॉर्डन लगा दिया है, आइसोलेट कर दिया है, कोई यहाँ से अंदर नहीं जा सकता, बाहर नहीं आ सकता। आज वेनेजुएला ने अपने ट्रेड शिप्स बाहर भेजे हैं, साथ में अपनी नेवी की शिप भेजे प्रोटेक्शन के लिए, और अमेरिका ने रोका नहीं। तो क्या होता है ओमकार जी, कई बार आपको ना बड़ी तलवार से या गोली से फ़र्क नहीं पड़ता, आप बच जाते हो, डक मारते हो। पैर में काँटा चुभ जाए ना छोटा-सा तो जान तंग कर देता है। दाँत में दर्द बिल्कुल। जैसे होता है। हार्ट अटैक आप सँभाल लोगे, बीपी सँभालोगे, दाँत में जब दर्द हो रात को आपको पता है दाँत का दर्द कितना खाता है। तो वेनेज़ुएला उनका उसका ना, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता कि पेन कहाँ है, मैं ये कहूँगा दाँत का दर्द है। तो तेल का गेम है, ऊपर से चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है वेनेज़ुएला में। वेनेज़ुएला में हिज़्बुल्लाह बहुत ज़्यादा है, बाय द वे। वेनेज़ुएला के अंदर हिज़्बुल्लाह के बहुत लोग हैं। वो बेसिकली हिज़्बुल्लाह नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, लेबनीज़, क्रिश्चियन लेबनीज़। जब ये लेबनान में पंगे शुरू हुए तो काफ़ी सारे वो लोग जो हैं वो उठ के वेनेज़ुएला चले गए, क्रिश्चियंस हैं। लेकिन उनके साथ हिज़्बुल्लाह के बंदे गए, और जो हिज़्बुल्लाह के बंदे इस टाइम वेनेज़ुएला में हैं, वो ड्रग का पूरे लैटिन अमेरिका के ड्रग को कंट्रोल करते हैं। आपको पता होगा कि सीरिया जो था, असाद जो था, वो पूरे गल्फ़ में और पाकिस्तान तक के ड्रग्स जो असाद बेचता था, उसको जब सैंक्शन लगे, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम था ड्रग्स। यही हाल वेनेज़ुएला का है। अब मगर चक्कर ये है कि उसमें चाइनीज़ का इंटरेस्ट हर्ट होता है। चाइना ने इन्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा, जैसे बांग्लादेश में किया था, तो बांग्लादेश में उन्होंने चाइना को वहाँ से निकाल दिया रेजिम चेंज करके। अभी वेनेज़ुएला में वही करना चाहता है। तो ये एक फ्लैश पॉइंट, मैं अभी इसको नहीं मानूँगा, हालाँकि फ्लैश पॉइंट बन सकता है, क्योंकि इसने रशिया के साथ हाथ मिलाया हुआ है। मैंने आपके चैनल पे उस दिन बोला था जिस दिन लास्ट का मीटिंग हुई थी, कि रशिया जी के हाँ, हाथ जी मिला हाँ। के आ गए। बिल्कुल। अगर रशिया से भी ना हाथ मिलाया होता ना, तो वेनेज़ुएला में रशियन इंटरेस्ट भी है। और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को लगता है कि भाई ये खामखा के हमारे ऊपर बॉस बन के घूम रहा है। जैसे मालदीव्स को लगता है कभी भारत के, नेपाल को लगता है, ये होता है नेचुरल। जैसे देश की अपनी एस्पिरेशंस बढ़ती हैं तो उनको लगता है कि बिग ब्रदर वाला जो है वो बुली है, और ये बुली तो है ही है अमेरिका। कहाँ जाएगा कहना है मुश्किल है। अ, ट्रंप को जो मैं समझता हूँ तो वो कैपेबल है कि वो लड़ाई-वड़ाई सीज़ फायर को साइड पे छोड़ के बोल भी सकता है कि उड़ा दो, इनकी रिफाइनरी 2-3 ऑयल रिफाइनरी पे अटैक कर दो या ये कर दो, वो कर सकता है। ट्रंप को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट ये एक अच्छे बड़े सुपर पावर को शोभा नहीं देता कि एक छोटे से नेबर को, जस्ट बिकॉज़ उनके पास तेल बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज़ वो आपकी बात नहीं मानते, जस्ट बिकॉज़ आपको सैल्यूट नहीं मारते, आप उस देश की रेज़ीम चेंज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ आपके पास चल नहीं रहा। मुड्रो जो है, मुड्रो की ग्रिप है वेनेज़ुएला में। तो वेनेज़ुएला में आपको पता होगा इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी, उनकी करेंसी बिल्कुल गिर गई, लेकिन वो चलता रहा बिकॉज़ तेल बहुत है उनके पास, बेचते हैं वो। इन्हें सैंक्शन लगा दिए।
और हमारा क्या है कि हम जैसे देश जो हैं वो वेनेजुएला का तेल भी रिफाइन कर लेते हैं, हम अमेरिकन तेल भी रिफाइन कर लेते हैं, हम गल्फ का तेल भी रिफाइन कर लेते हैं और हम रशियन तेल भी रिफाइन कर देते हैं। तो हमारा वहाँ पे इंटरेस्ट है। तो एक देखने में जो कहते हैं ना अच्छी खटकने वाली चीज़ है, वेनेजुएला में जो अमेरिका कर नहीं करना चाहिए था। पर आ जाकर वो तेल और पैसे और ईगो की बात है जो ट्रंप के साथ आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो आप। पैसा, ईगो। जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और समय सीमा समाप्त तो हो रही है, एप्स्टीन फाइलें खुलने वाली हैं, हुँ, 19 दिसंबर तारीख है। यहाँ कल भी कुछ लोग कुछ गंद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मोदी जी का नाम लेकर के। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? ये तो अभी अपोज़िशन ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया है कि 19 तारीख को बम फटेगा। मेरा ये मानना है कि जो भौंकते हुए कुत्ते जो हैं ना, वो जिनके दाँत नहीं होते ज़्यादा भौंकते हैं। क्योंकि अगर 19 को बम फटना था, तो फिर ये वेट करते 19 का बम फटने का देखने का। इन्होंने एक बना दी सुरली। और हमारे वाले भी यहाँ लोकसभा में कल व्हिप जारी हो रखा है। तो पता चला कि वहाँ एक प्रोपेगेंडा अमेरिका जो है हमें नीचे लगाने के लिए उसने सब कुछ करके देख लिया। टैरिफ का कर दिया। अभी देखो क्यों आया हुआ था रशियन प्रेसिडेंट के जाते पुतिन साहब के जाते इनका ट्रेड डेलीगेशन वो ट्रेड थोड़ी करने आया था। वो हमें धमकाने आया था। सीधी-सी बात। आप अमेरिकन चैनल्स देखिए। आप ये देखो ये जो बड़े-बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं दुनिया के जो आज से 15 दिन पहले भारत की बात ही नहीं करते थे। टैरिफ-टूरिफ हो रही थी, बोला ठीक है यार चलो। जैसे पुतिन साहब आए, तो अब रोज़ आप देखते हो 10 मिनट का, 15 मिनट का स्पेशल पॉडकास्ट आ रहा है इंडिया के ऊपर और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड ट्रेड डेलीगेशन आया है पुतिन के जाने के बाद, वो ट्रेड की बात करने नहीं आया था, वो भारत को धमकाने आया था या समझाने आया था कि तुम सुधर जाओ, कि तुम लोगों को रशिया चाहिए, रशिया तुम्हारी कंसोलिडेशन में हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर तुमको राइज़ करना है दुनिया में, तो राइज़ के लिए आपको अमेरिका चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका चाहिए। तो ऐसे ऐसे हालत में जब हम टैरिफ के आगे नहीं झुके, मिलिटरीली उनकी औकात नहीं हमें झुका सके, जीडीपी हमारी भागती हुई जा रही है और के जितने माउथ पीसेस जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो पप्पू है, चाहे अपोजिशन वाले, वो सारी गेम उल्टी-पुल्टी पड़नी शुरू हो गई। तो आपने देखा कि परसों पृथ्वीराज चौहान ने एक बेहद शर्मनाक स्टेटमेंट दिया। बिल्कुल, तो बाहर वाली फोर्सेस जिन्होंने बांग्लादेश में रिजीम चेंज कराई, जो पाकिस्तान को कंट्रोल करती हैं, जिन्होंने नेपाल में रिजीम चेंज कराई, वो आप मान के चलें वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब वो कुछ नहीं होगा, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक अफ़वाह, एक बने-बनाया कैंपेन मोदी जी के खिलाफ या रिलायंस के खिलाफ या आई डोंट नो किसको टारगेट करेंगे, मोदी जी का लग रहा है मेरे को। एक अफ़वाह वहाँ से उठे और जब तक लोग समझें, यहाँ गदर मच जाए। पर फिर हमारी सरकार भी सरकार है, तो कल लोकसभा में उसने व्हिप दे रखी है। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ, तो मुझे लगता है कि फिर हम भी शायद अगर ऐसा हुआ, मुझे लगता है ऐसा एप्लीकेशन फाइल में मोदी जी का कुछ नहीं निकलने वाला। अगर कुछ न बड़ा ही एक कॉन्कॉर्डेड सा बना-बनाया, आर्टिफ़िशियली क्रिएट किया हुआ कोई शगुफ़ा छोड़ा, तो यहाँ कोई ड्रास्टिक एक्शन हो जाएगा। भारतीय सरकार यहाँ एक ड्रास्टिक एक्शन करेगी, ताकि जो पब्लिक के ऊपर ये जो अफ़वाह फैलेगी, उसको काउंटर किया जा सके। और फिर वो एक पॉसिबिलिटी है जिसमें मैं बांग्लादेश को चेपता हुआ छिपता हुआ देखता हूँ। बांग्लादेश या पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज़ बांग्लादेश के इलेक्शन का जो इश्यू मैं कह रहा हूँ आपको कि हमने उनके मडल में नहीं फँसना चाहते, हम क्यों फँसे हैं? अब देखते हैं कल क्या होता है। मुझे तो अपोज़िशन पे 1% का भी विश्वास नहीं है और संजय राउत जैसा बंदा जब बोले, मुझे तो आदि ने बताया तो फिर मैंने देखा वो वीडियो जाके, मैं कहा, "अरे यार, इसको और कोई काम नहीं है।" मोदी जी उसको के तो कोई सीरियसली चक्कर लेता थोड़े। नहीं। जी, जी। लेकिन कुछ एआई जनरेटेड कुछ इन्होंने अगर हाँ, तमाशा किया तो इस बार इनको बहुत भारी पड़ेगा। कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ एआई आप देखिए हमारे आर्मी चीफ का बयान कैसे इन्होंने मोड़ा। कर्नल कुरैशी का कैसे बयान मोड़ा बिहार इलेक्शन से पहले। तो डीप जब तक डीप फेक को आप लोगों को बोलते हो डीप फेक है तब तक तो तीर चल चुका होता है। तो वो बिल्कुल, एक एक्सपेक्टेड है मेरे को कि वो कर सकते हैं ये, क्योंकि उनके पास अभी बचा नहीं। क्योंकि अभी ट्रेड डील जब यहाँ पे ट्रेड डेलीगेशन आया और वापस गया 11 की 12 को, वो अभी क्या मैसेज वापस लेके गया है, उसको क्या बोला गया यहाँ पे, वो वो लिंक होता है 19 तारीख के साथ। अगर हम नहीं झुके, मुझे लगता नहीं झुकेंगे, तो वो कुछ ना कुछ
करने की कोशिश करेंगे और तभी उनको हमारे यहाँ पे अपोजिशन को कैसे पता है कि 19 तारीख को कुछ होने वाला है मोदी जी। तो नेचुरली फिर जैसे आपको पता है ना जब बीच में बात चल रही थी तो अमेरिका ने कहा था कि ब्राह्मण जो है वो सारा तेल पैसा कमा रहे हैं रशियन ऑयल के साथ। तो इनको इनको कौन देता है? तो ये इनको तार कुछ जुड़े पता हुए ही हैं। नहीं। जी। बिल्कुल। और चलते-चलते मोदी जी के 3 देशों की यात्रा का हासिल क्या है, अजय जी? देखिए ओमान जो है वो गल्फ़ में या वेस्ट एशिया में एकमात्र न्यूट्रल कंट्री है। जब गल्फ़ के सारे देश प्रो अमेरिका और एंटी अमेरिका प्रो अमेरिका ही थे सारे बेसिकली ईरान को छोड़ के। जब इन्होंने अलाइनमेंट की अपनी कोल्ड वॉर खत्म होने पे तो एक देश को डेलिब्रेट डिसीजन लेके ओमान को छोड़ दिया गया। जैसे जिनेवा है यूरोप में वैसे इसको न्यूट्रल बनाया गया और ओमान में हमारे 3 लाख से ऊपर हिंदूज़ रहते हैं जो ओमान के सिटीज़न हैं। और आपको याद होगा कि ग्वादर भी ओमान ने हमें ऑफ़र किया था ले लो, नेहरू जी ने बोला नहीं चाहिए। तो ओमान के साथ हमारी हिस्टोरिक रिलेशनशिप है। और एक उसके बाद जो जॉर्डन में जाके और प्रिंस ने गाड़ी चलाई और वो और इथियोपिया में जाके जहाँ पे 40% 45% 42% मुस्लिम हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उनका मुस्लिम है और वहाँ पे वंदे मातरम गाया गया। तो एक सिग्नलिंग कि हमारे वही मैं कह रहा हूँ ना हमारे देश के अंदर हिजाब पहनने का शौक, बुर्का पहनने का शौक, जाली वाली टोपी लगा के चले, जो हलाला करने का शौक, ट्रिपल तलाक का शौक, ये सारी चीज़ें एक्चुअल मुस्लिम कंट्री में बैंड हैं। बिल्कुल। तो ये एट द सरफेस ऑफ अगर ऐसे देखा जाए तो ओमान में तेल है, इथियोपिया में तेल भी है और दवाइयों का रॉ मटेरियल भी है। और जॉर्डन में तो ये है कि हमारे म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। आपको याद होगा जब ये गए थे मोदी साहब इज़राइल और फिर वो वेस्ट बैंक भी गए थे, तो जॉर्डन एयर फोर्स ने उनकी जहाज़ को एस्कॉर्ट किया था आउट ऑफ कर्टसी। तो और जॉर्डन को अमेरिका अपना पिट्ठू मानता है कि भई जब इज़राइल पे मिसाइल आती हैं तो जॉर्डन की उनकी जो राजकुमारी थी उसने एयर फोर्स आपको याद होगा उसने शूट डाउन की थी मिसाइल्स इरानियन मिसाइल्स। मुझे लगता है कि एक इज़राइल और भारत के बीच में एक चुपचाप की एक अंडरस्टैंडिंग है, जो शायद अमेरिका को पसंद नहीं है या अमेरिका को पता नहीं है। बीबी नेतन्याहू का कुछ है यहाँ पर रिलेशनशिप। तो इसके अलावा तो मुझे कुछ मटीरियली इन तीनों कंट्री छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं। कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, ओमान जो है वो हमारा तेल के साथ-साथ हमारी एक मार्केट बन सकता है। जॉर्डन का भी सेम है, पैसे वाले लोग हैं और क्या पता ये जो नौटंकी चल रही है 20 पॉइंट वाली जिसका पता ही नहीं पॉइंट्स क्या है, कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं। उसमें कुछ बात हो इज़राइल और जैसे हमने ज़ेलेंस्की और रशिया के बीच में हम लोग सबको पता है हम लोग बीच में मेडिएट कर रहे हैं। तो इज़राइल और जॉर्डन के बीच में हालाँकि संबंध ठीक है, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है आपस में और दोनों अमेरिका की ताबेदारी करते हैं। तो एक्चुअली मेरे को भी जब ये आई तो एक सडन विज़िट तो मुझे भी मैं भी सोच रहा था भई इसमें क्या निकल के आने वाला है। मुझे एक्चुअली कुछ बड़ा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा अदर देन एक रीच आउट है, ग्लोबल साउथ की तरफ आप जा रहे हो। आप उन कंट्रीज़ में जा रहे हो जहाँ लोग जाना इथियोपिया में कौन जाता था बताओ? तो अब ग्लोबल साउथ की जो जंग चल रही है चाइना और हमारे बीच में और एक्चुअली अगर पावर शिफ्ट हो रही है पश्चिम से पूर्व को, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे और उसके पीछे वाली विज़िट भी अगर आप देखेंगे, जब वो साइप्रस गए और घाना गए, तो ये वो देश हैं जहाँ पे बड़े मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते। ऐसा मुल्क जिसकी इकॉनमी सबसे बड़ी है और अपकमिंग पावर है। तो शायद एक हमारा वो जो ग्राउंडेड हमारी नेचर है ना भारतीय संस्कार की, आप जहाँ भी पहुँच जाओ अपने जुड़े रहते हो, अपने लोगों को नहीं भूलते। इन देशों के साथ हमारे हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट तो है ना, हमारा आना-जाना, माइग्रेशन, इधर के लोग, उधर वो, चाहे उनको पकड़ के जंगलों में काम करने के लिए अंग्रेज लेके गए, कुछ भी है। हमारे इंडियन डायस्पोरा भी है, तभी तो वंदे मातरम गाया गया वहाँ पे। तो मिक्स एक इसको मैं इसको सॉफ्ट पावर की विज़िट देखता हूँ। मैं हार्ड पावर इसमें हार्ड पावर वाला पुतिन साहब का जो आना था वो हार्ड पावर की विज़िट थी। ये मुझे बिल्कुल। लगता है कि एक सॉफ्ट पावर की प्रोजेक्शन थी। जी। और आखिर में मैं एक अपनी गलती सुधार लूँ दर्शकों, ये चैनल है एक्चुअल में मैंने जो पहले दिखाया था, वो किसी और का चैनल का चेहरा मैंने दिखाया था। ये अजय जी और आदि जी आजकल शाम को इस पर डिस्कशन करते हैं, 6 सामाजिक बजे। मसले डिस्कशन करते हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर के देख सकते हैं।
जी, 10 से 12 या 15 मिनट मैक्सिमम हमारा होता है ओमकार जी, और हाँ, जी, सामाजिक जियोपॉलिटिक्स वगैरह पे नहीं होता। थोड़ा जी, कोशिश जी। कर रहे हैं कि थोड़ा-सा समाज के बारे में थोड़ा कुछ करें। जी, आप मैं भी सहयोग दे रहे देखूँगा हैं, और धन्यवाद। दर्शकों से भी ये निवेदन है कि ज़रूर इसको सहयोग करें और देखें। अजय जी बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक जय हिंद जय ओमकार हिंद, जी। जय हिंद।